आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के बारे में। लगभग 6-7 क्लास हो चुकी है हमारी, जो नई राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। सभी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे पटवारी हो, चाहे पशु परिचर हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, बिल्कुल अपडेटेड तरीके से। तो जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, सिर्फ अपने नीचे इस वाले हिस्से का ही, जिससे थोड़ा सा समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, चलो यह है, इस प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रदेश के बारे में? इस प्रदेश को, यह है, यहाँ पर एक भूगर्भ पट्टी भी है, यहाँ पर एक भूगर्भ पट्टी भी है। यहाँ पर क्या है? एक भूगर्भ पट्टी है इस एरिया में। तो एक ये एरिया और इस एरिया के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। इसका जो नाम है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश क्यों कहेंगे सर इसे? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। और ये इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से, इसकी जो ऊंचाई है आपको पता है कितनी है? 500 मीटर। कितनी ऊंचाई पर? 500 मीटर की ऊंचाई पर है। पठार क्या होता है? देखो यहाँ पर एक बार बता रहा हूँ, इस तरीके से बिल्कुल सीधा जो पीक में होता है ये तो बोलेंगे पर्वत, और थोड़ा सा जो भूपटल भू सतह से उठा हुआ भाग होता है और समतल, एक क्या बन जाता है? समतल बन जाता है। फिर जो जमीन से तो उठा हुआ होता है लेकिन ऊपर समतल हो जाता है, वो क्या बन जाता है? एक टेबल के समान बन जाता है। तो इसे बोलते हैं पठार। तो इसी तरीके से ये क्या है? पठारी भाग है। कौन सा, कैसा भाग है सर? ये पठारी भाग है। एक मिनट, ठीक है। चलो, ये चौक से थोड़ा सा एलर्जी सी होती है, देखो। ठीक है, ये समझ आया। तो एक ऐसा भाग है पूरा का पूरा पठारी भाग है। सर जमीन से जो समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर? ये 500 मीटर की ऊंचाई पर। कितना? 500 मीटर की ऊंचाई पर। सर जो इसका जो निर्माण की बात करें, किससे हुआ? मैंने बताया आपको, पठारी प्रदेश है। कैसा प्रदेश है ये? पठारी भाग है। मैं लिखा दूंगा पूरा, पहले समझा देता हूँ एक बार। ये कैसा है? पठारी भाग है। पठारी भाग है। सर पठार का इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका जो निर्माण होता है, एक प्रक्रिया है ज्वालामुखी से। किससे होता है? यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होता है, या फिर इंग्लिश में बोले तो वॉल्केनिक हिंदी में लिखा देता हूँ, सभी हिंदी वाले इसको वॉल्केनिक को ऐसे भी कभी कभी आ जाएगा, वॉल्केनिक। ठीक है भाई, वॉल्केनिक। आपको प्लेट्यू मतलब पठार, ठीक है। वॉल्केनिक पठार भी आपको मिल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट्यू। ठीक है भाई। तो जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है राजस्थान का, वो ज्वालामुखी से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना है? ज्वालामुखी उद्गार हुआ उस समय, उसके बाद में बन गया आपका क्या? ये पठार वाला एरिया बन गया। और इसको वॉल्केनिक पठार भी कहेंगे। ठीक है, अब समझो ये वॉल्केनिक पठार होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं समझा देता हूँ आपको। देखिएगा, बड़े ध्यान से समझाता हूँ, बिल्कुल एक बार में समझ आ जाएगा कि वॉल्केनिक पठार क्या होता है, फिर इसके डिटेल में समझेंगे। देखिएगा, ये है आपका भू सतह है, भूपटल है, ये धरातल हो गया। ठीक ठीक, ये क्या हो गया? आपकी धरातल वाला हिस्सा है, समझेंगे। धरातल है पृथ्वी, आप लोगों को पता है, जिसके नीचे ये नीचे वाला भाग है, चूना पत्थर पाए जाते हैं। आगे ये भी भाग है, ये भाग है इसमें। ठीक है, लिथोस्फीयर, आयनोस्फीयर, इन सभी के बारे में वो आगे पढ़ेंगे, बल्कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो जियोलॉजी में पढ़ेंगे, जियोलॉजी में लॉजी का विषय है। लेकिन मैं बता जाऊँ, ये जो वाला पार्ट है, यहाँ पर नीचे पृथ्वी के नीचे क्या पाया जाता है? एक मैग्मा नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? यहाँ पर पृथ्वी के अंदर मैग्मा पदार्थ पाया जाता है। क्या? मैग्मा तरल पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसे देखो, पृथ्वी के नीचे मैग्मा नामक तरल पदार्थ पाया जाता है। यहाँ पर जो तापमान है सर, तापमान कैसा रहता है सर? बहुत ज्यादा अधिक रहता है। तापमान लगभग मान सकते 5000 डिग्री सेल्सियस तक अंदर, जो अगर हम कोर की बात करें पृथ्वी की, तो 5000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान टेम्परेचर देखने को मिलता है। लेकिन उससे ऊपर हिस्से में भी तापमान कैसा रहता है? बहुत ज्यादा हाई रहता है। यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, तो आपको जैसे हम दूध को उबालते हैं, उबालते कि नहीं उबालते? बिल्कुल सब उबालते हैं, तो उसमें ऊपर नीचे की तरफ बहुत ज्यादा उफान आते हैं। तो ये इसमें क्या होता है? इसी तरीके से। और ऊपर से जैसे यहाँ पर कोई पर्वतमाला है यहाँ पर, तो इसका जमीन का यहाँ पर जैसे मान कोई यहाँ पर जैसे मान चलो बांध बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है। यहाँ पर जल स्तर हो गया, जल स्तर का भी प्रेशर पड़ेगा। जैसे इस भू सतह पर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। और नीचे से क्या होगा भाई? देखो तापमान है, तो इनमें क्या है? संबंधीय क्या संबंधित धाराएं, क्या इसमें हवाएं चल रही है? हवा एक संचरण होगा, हवा तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इनका संचरण होगा। अब ये ऊपर से ऐसे यहाँ पर ये होगा, खद गई है, खद गई तो मतलब ऊपर निकलना शुरू होगा। क्या होगा? अब मैं बताता हूँ, अब इतना समझ गए ना। तो यहाँ से जो संबंधित धाराएं, संबंधित जो मेघमा वाला पार्ट है ना, यहाँ से संबंधित धाराओं के रूप में, ठीक है, तो यहाँ से ये निकलेगा ऊपर इस तरफ। क्या? इस तरफ निकलेगा, समझते थे ना? ये निकल गया भाई लावा,
ये निकल गया आपका लावा, ठीक है, इसको बोलेंगे लावा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लावा बोलेंगे, ध्यान से समझते हुए जाना, ये निकल गया भाई, ठीक है। देखो ये पृथ्वी थी, पृथ्वी में तरल पदार्थ का नाम क्या है, लावा, जो मैग्मा, मैग्मा को ही लावा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्मा को ही लावा बोलते हैं, ठीक है, मैग्मा को लावा बोलेंगे। अब यहाँ पर समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पर देखो ये जो आया तुरंत यहीं पर अगर ये जैसे निकला और यहाँ यही इसी क्षेत्र में जमा हो गया, क्या इसी जगह पर जमा हो जाता है, तो ये इसको बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा पर्वत बोलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत, क्या बोलेंगे इसको, ज्वालामुखी पर्वत कैसे कहेंगे, जब जो तरल पदार्थ जो मेग्मा धरातल पर ऊपर आता है वो गाढ़ा होता है, यहाँ पर जो ये मेग्मा है, ये जो लावा है, ये कैसा है, गाढ़ा लावा है, कैसा लावा है, ये गाढ़ा गाढ़ा वाला लावा होगा तो वो ज्यादा दूर तक प्रवाहित नहीं होगा, तुरंत यहीं पे पास में आके मिल जाएगा, और जो थोड़ा सा ढीला डाला होगा बस तरल पदार्थ ज्यादा होगा तो वो आगे तक चला जाएगा, चला गया सर, चला गया सर, ये यहाँ तक चला गया, अब ये यहाँ तक चला गया, एक सीट बन गया, तो इसको बोलेंगे मैदान, क्या बोलेंगे इसको, पठारी, इसको बोले पठार बोले, क्या बोले, पठारी मैदान, या बोले पठार बोले, ठीक है भाई। चलो समझ आया कि नहीं है, दोबारा समझो, थोड़ा जल्दी हो, ज्यादा होने लगेगा। देखो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे क्या है, यहाँ पर मेवा पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, ये तरल पदार्थ पृथ्वी से बाहर निकलता है, क्या पृथ्वी से बाहर निकलता है, एक तो होता है गाढ़ा और एक होता है पतला। देखो जो गाढ़ा, जो यहाँ से जो तरल पदार्थ निकलेगा वो यहीं कहीं जमेगा, ज्यादा दूर तक बहकर भी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, जो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, बिल्कुल जहाँ पर उद्गार होगा, यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होगा, उसी स्थान पर जम जाएगा, तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। अब ये जो लावा है ये कुछ तरल मात्रा में जाता है, गाढ़ा नहीं, थोड़ा सा ढीला है, तो पतला है, तो ये दूर तक बहकर के जाएगा, कहाँ तक जाएगा, दूर तक बहकर के जाएगा, तो एक आपको मैदान से दिखाई दे रहा है, मतलब भूसा जैसे तो उठा हुआ है, तो इसको बोलेंगे पठारी प्रदेश, क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पठार, समझ में आ गया। ये इसी तरीके से हमारे इसका निर्माण हो गया, किसका निर्माण हो गया, हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण हो जाता है, हो गया, समझ आ गया। यहाँ पर आप लोगों को पता है इसका जो यहाँ पर जो मिट्टी जमा होगी इसमें लोहंस की मात्रा भी पाई जाएगी, किसकी, लोहंस की मात्रा भी पाई जाएगी, क्योंकि आगे जो हमारे जो भूपटल है यहाँ पर कोर की बात करें, निकेल है, फेरस है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम है, तो इसमें क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, एल्यूमिनियम पाया जाएगा, मैं अभी पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, बस एक बार समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ आ गया कि सर ये ज्वालामुखी पठार होता क्या है, समझ आया, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे, ये ज्वालामुखी पठार आपको मुख्य रूप से अच्छे तरीके से समझ आ गया, ठीक है। चलो देखिए ज्वालामुखी पठार है सर, इसकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे, क्या किसकी बात करेंगे, इसकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे, इस पूरे प्रदेश के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे हम पूरा का पूरा। तो इसका जो निर्माण का युग है, देखो ये तो पठारी प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको कैसे बताना है, वोल्केनिक प्रोसेस से, ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट बात करें, इसमें काल बात करें, इसका जो आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इसका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था, आपको बताना है क्रेटेशियस युग, क्रेटेशियस युग में, कौन सा युग है सर, क्रेटेशियस युग में। महाकाल की बात करें तो मीसोजोइक या मध्य महाकाल, ठीक है, या मीसोजोइक, ये यही लेके जाना था, मीसोजोइक महाकाल, मीसो, एक मिनट, हाँ बोल, अच्छा ठीक है, एक मिनट, इसको बोलेंगे मीसोजोइक महाकाल, क्या बोलेंगे भाई, मीसोजोइक महाकाल, लिखा देता हूँ एक बार, इसको क्या बोलेंगे भाई, मीसोजोइक, ठीक है, मीसोजोइक महाकाल में इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है भाई, चलो समझ आया। तो ज्वालामुखी पठार है, ज्वालामुखी से वोल्केनिक बोलेंगे, ठीक है, इसका क्रेटेशियस युग में इसका निर्माण हो जाता है। अब इस प्रदेश की बात करें, यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाएगी, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी वो कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी, कैसी मिट्टी है, यहाँ पर काली मिट्टी है, और जो काली मिट्टी का जो काला रंग है, काला जो रंग है, काले रंग का कारण बताना है, क्या काले रंग का कारण है, ये टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, देखो जो काली मृदा है, यहाँ पर पठारी प्रदेश है, इसमें कैसी मृदा पाई जाएगी, काली मृदा पाई जाएगी, जो काली मृदा पाई जाएगी उसका जो काला रंग किस वजह से होता है, तो आपको बताना, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो काली जो मृदा है इसका काला रंग किस कारण होता है, तो एग्जैक्ट बताना आपको, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है।
और इस मृदा में एल्यूमिनियम पदार्थ, एल्यूमिनियम भी पाया जाता है। क्या एल्यूमिनियम की मात्रा भी इसमें इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है भाई, एल्यूमिनियम की बात करें और एल्यूमिनियम का एल्स क्या हो जाता है, बॉक्साइड हो जाता है। और यहाँ पर चूने की भी मात्रा कुछ पाई जाती है। ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, दोबारा समझो। ये पठारी प्रदेश है, दोबारा समझे। यह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान का। इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, क्रेटेशियस युग में हुआ है और मीसोजोइक महाकल्प, किस कल्प में, मीसोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हो जाता है। अब ये जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ, बिल्कुल सर हुआ उद्गार हुआ। अब इससे क्या बना, इससे बनेगा, देखो ये पूरा पठारी प्रदेश बन गया और काल की बोल क्रेटेशियस और ये मिट्टी बता दी मैंने आपको। ठीक है, हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। देखो जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये किसका भाग है। अब आगे और बात करें तो यहाँ पर देखो ये है हमारा भारत। ठीक है भाई, ये है अपने अपना भारत। ठीक है भाई, देखो ठीक है, ये भारत, यहाँ पर है आपका ये पठार का विस्तार है। ठीक है भाई, ये कौन सा पठार है, ये ढक्कन का पठार है। और इधर ये मालवा का पठार आ जाएगा, कौन सा पठार, मालवा का पठार। तो ये ढक्कन के पठार का भी हिस्सा है, किसका हिस्सा, ढक्कन के पठार का भी हिस्सा है। ढक्कन के पठार में भी काली मृदा पाई जाती है, कैसी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। अब हम विशेषताओं पर बात कर लेते हैं एक एक करके, पूरा का पूरा इसके बारे में लिखिएगा मेरे साथ में। विशेषताएं, विशेषताएं इस क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है ये समझिए। ठीक है, देखो ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, यहाँ पर चौहान डायनेस्टी का एक राजवंश का उदय हुआ जिसका नाम है हाड़ा राजवंश। कौन सा, हाड़ा राजवंश का इस क्षेत्र में क्या हुआ, शासन हुआ करता था। हाड़ा राजवंश का शासन होने के कारण इसको बोलते थे, हम यहीं ऊपर लिखा देता हूँ पहले इसको, इसको हाड़ौती क्षेत्र बोलते, क्या बोलते हैं इसको, हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है भाई, कौन सा क्षेत्र बोलेंगे इसको, हाड़ौती क्षेत्र के, क्यों बोलेंगे इसको, हाड़ा राजवंश का यहाँ पर शासन होने के कारण इस पूरे प्रदेश को, ये जो पठारी भाग है इसको हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना गया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें मिट्टी की, मैंने बताई दी आप लोगों को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें, एक नंबर पॉइंट करेंगे तो वर्षा। क्या, वर्षा, इस क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आपको बता दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में होती है। और यहाँ पर जो वर्षा करता है, सर्वाधिक वर्षा मानसून करता है जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। कौन सा मानसून, सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी वाला मानसून करता है। जैसे बंगाली खाड़ी से जैसे ये मानसून जाएंगे यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत से टकराएंगे, फिर दोबारा से लौट करके आएंगे तो हमारे यहाँ पर ये झालावाड़ में सर्वप्रथम यहाँ पर आते हैं और यहीं से एंट्री करते हैं। ठीक है, वैसे बात करें तो सर्वप्रथम जो मानसून का प्रवेश द्वार की बात करें तो बांसवाड़ा को बोलते हैं। आगे जलवायु वाले टॉपिक में इन डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है किस क्षेत्र में, यहाँ पहले समझ लो एक बात, जो पठारी प्रदेश है इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है भाई, सर्वाधिक वर्षा होगी तो क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होगा भाई, सर्वाधिक वर्षा होगी तो यहाँ पर जो जंगल है भाई, जंगल भी पाए जाते हैं यहाँ पर, क्या सघन जंगल भी पाए जाते हैं। और जब वर्षा होगी ज्यादा तो यहाँ से देखो एक, जैसे ये पठारी प्रदेश पूरा पूरा, एक नदी यूं निकल गई, एक नदी यूं निकल गई, एक नदी यूं निकल गई, तो बहुत सारी नदियां निकल जाएंगी। तो दूसरे तरीके से बोले इसको तो अस्पष्ट क्या हो गया यहाँ पर, अफवाह तंत्र। क्या हो गया, अफवाह तंत्र जो नदियों का वो हो गया अस्पष्ट, इस पर तरीके से नहीं है। बाकी का आने को तो मैं नदियां आती है, मैं आगे बताऊंगा नदियों वाले टॉपिक में, ज्यादा बात नहीं है। तो यहाँ पर ये अस्पष्ट ना, और इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है, पहाड़ियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पहाड़ियां पाई जाती है। पहाड़ियों की बात करें, बूंदी की पहाड़ियां हैं, बूंदी में एक आड़ा वाला पर्वत पाया जाता है, आगे बताऊंगा मैं पूरा पूरा इन डिटेल में समझिएगा। अब बात करें यहाँ पर वनस्पति की बात करें, अब देखो वर्षा होगी, वर्षा हुई से वनस्पति तो होगी, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्षा कितनी है, वर्षा की मात्रा 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी वर्षा। दूसरा पॉइंट बात करें वनस्पति कितनी होती है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वनस्पति की बात करें तो शवाना वनस्पति पाई जाती है। कौन सी, शवाना, शवाना प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। और कुछ क्षेत्र में हल्का सा इस क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलता है। जो मालवा का पठार का विस्तार है यहाँ पर मध्य प्रदेश आपको पता है, तो झालावाड़ और इधर ये प्रतापगढ़ वाले एरिया में मालवा के पठार का भी विस्तार मैं अभी बता दूंगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हम बात करें वनस्पति कौन सी है सर, यहाँ पर सवाना प्रकार, सवाना बोले तो एक से सदाबहार, क्या बोले, सदाबहार बोलो, सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। या यहाँ पर बारिश में पानी है तो सब कुछ है भाई, तो यहाँ पर पानी की उपलब्धता अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे और हम बात करें इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एक बार राजस्थान के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है सर, क्या क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान का टोटल 6.89% कहीं कहीं
आपको 7% भी अगर मिलता है तो आप कोई दिक्कत में सही कर सकते हैं। कितना? 6.89% या फिर बोले तो क्या बोले 7%। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट बात करें, जनसंख्या इस क्षेत्र में कितनी निवास करती है राजस्थान की? राजस्थान की जनसंख्या की बात करें इस क्षेत्र में, राजस्थान की जो जनसंख्या है यहाँ पर लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत? 11%। लिख लीजिएगा एक बार। मैं क्या बता रहा हूँ, विशेषता बात कर रहे हैं हम हाड़ौती प्रदेश की। इसमें सर्वाधिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वनस्पति करें तो शबाना या सदाबहार प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। क्षेत्रफल मैंने बता दिया 6.89% इसमें क्षेत्र फल है राजस्थान का टोटल। और जनसंख्या कितनी है? 11% इस क्षेत्र में जनसंख्या पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र मैंने बता दिया ज्वालामुखी के द्वारा निर्माण हुआ है। और निर्माण कैसे हुआ इसमें ये बताई दिया मैंने निर्माण के बारे में। और लिख लो क्रेटेशियस युग में, क्रेटेशियस युग में इसका क्रेटेशियस, ठीक है, क्रेटेशियस युग में इसका निर्माण होता है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। और यहाँ तक आगे आगे बात करते हैं हम मृदा की बात कर लेते हैं। मृदा से बहुत सारे क्वेश्चन अब यहाँ से पूछे जाएंगे। एक बार दोबारा लिखा देता हूँ पूरा का पूरा, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो 5 नंबर पॉइंट है हमारा मृदा। मृदा बोलिए कैसी पाई जाती है यहाँ इस क्षेत्र में? जो मृदा है इस क्षेत्र में जो मिट्टी है वो कैसी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। बोलिए हमेशा काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी का रंग रंग किसके कारण होता है काला रंग? टिटेनी टिटेनी फेरस, ठीक है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण पाया जाता है इस क्षेत्र में। अगर हम खनिज की बात करें मुख्य रूप से तो यहाँ पर एल्यूमिनियम बॉक्साइड, एल्यूमिनियम का जो एस के है बॉक्साइड यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये मान सकते हैं आपको। और जो काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी है ना, इस काली मिट्टी में क्या होती है? जल ग्रहण की क्षमता ज्यादा होती है। जल ग्रहण क्षमता कैसी होती है सर इसकी? जल ग्रहण की क्षमता ज्यादा होती है। काली मिट्टी देखोगे आप लोगों ने। अब काली मिट्टी की बात करें, जैसे ये बारिश होती है ना तो बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी, बहुत ज्यादा काली चिकनी मिट्टी होती है। काली और चिकनी भी देख लो यहाँ पर। काली मिट्टी कैसी होती है? चिकनी होती है। काली मिट्टी कैसी होती है? चिकनी होती है। जैसे पानी आएगा तो जैसे इसी की बात करें तो ये है, ठीक है, तो इसमें जैसे जाएगा कोई पानी जाएगा तो ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा इसको। तो ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, ऑब्जर्वेशन पावर इसकी हाई होती है, ठीक है। तो जल ग्रहण क्षमता इसकी कितनी ज्यादा होती है। जब जल ग्रहण ज्यादा क्षमता होगी तो फिर सूखेगी तो इसमें दरारें पड़ जाएंगी। क्या? दरारें पड़ जाएंगी। इसमें सूखने पर क्या पड़ जाती है? इसमें सूखने पर क्या होता है भाई? इसमें दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ने के कारण ही इसको स्वतः ज्योति हुई हुई मृदा भी कहेंगे। क्या? स्वतः ज्योति हुई मृदा, ठीक है। स्वतः ज्योति हुई मृदा किसे कहेंगे? तो आपको बताना है स्वतः ज्योति हुई मृदा कहेंगे हम किसको? काली मिट्टी को स्वतः मृदा। और जो काली मिट्टी है यहाँ देखिएगा, काली मिट्टी है हमारी, ठीक है, जो काली मिट्टी है ना, अब इस काली मिट्टी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, खासियत क्या होती है? इस काली मिट्टी कैसे काली कैसी? कपास। इस क्षेत्र में जो उत्पादन होगा, किस फसल का उत्पादन होगा? सिर्फ कपास और सोयाबीन। कपास सोयाबीन का, यहाँ पर चावल का भी होता है लेकिन चावल का नहीं होता ज्यादा। तो ध्यान रखेंगे कपास और सोयाबीन का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो आपको बताना है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर बात करें हाड़ौती प्रदेश में कपास और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका इसके बारे में बता दी, कपास और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन। मैं पूरा डिटेल बेसिस ना समझ लो, इन डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी पहाड़ियों के बारे में, बिल्कुल डिटेल समझ आ जाएगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है भाई। मेरे साथ बोलेंगे तो मृदा कैसी है? काली मिट्टी है, टिटेनिक फेरस मैग्नेटाइट के कारण काला रंग होता है। इसमें लोहांश की मात्रा भी पाई जाती है, इसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है। इसमें कपास और सोयाबीन, क्या? कपास और सोयाबीन की यहाँ पर क्या पाई जाती है? मुख्य रूप से फसलें की जाती हैं। इसी कारण इसको व्यापार, ये क्या है? व्यापारिक फसलें। तो आपसे पूछ लेता है कि व्यापारिक व्यापारिक फसल है, व्यापारिक फसलों का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आपको बताना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और मैंने बताया था खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, मैंने पूर्वी मैदानी प्रदेश में बताया था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और इस क्षेत्र में वर्षा भी सर्वाधिक होती है। मैंने पहले बता दिखा दिया ना कोई वर्षा की कैसी होती है? वर्षा कैसी होती है? यहाँ पर अधिक होती है। वर्षा कैसी होती है? अधिक होती है। वनस्पति कैसी पाई जाती है? यहाँ पर शवाना प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस डेट के लिए समझ आया कि नहीं? यार बिल्कुल यहाँ पे सब समझ आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे हम बात करते हैं हमारे इस टॉपिक पर पूरा पूरा किस तरीके से क्या रहने वाला है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, इसको हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को। तो हम
इसमें मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे। देखो ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, एक तो ये पठारी प्रदेश है, एक तो धरातल वाला एरिया हो गया, एक तो इसको दो भाग बांटे, एक तो ये धरातल वाला एरिया हो गया, और सवाई माधोपुर से लेकर के जो धौलपुर, सवाई माधोपुर से धौलपुर तक लेकर के छोटी सी भूगर्भीय पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, छोटी सी भूगर्भीय पट्टी पाई जाती है। कौन सी, इसको क्या बोलते हैं, विंध्य कगार के नाम से मानते हैं। ध्यान से सुनेंगे, क्या वे जो पठारी प्रदेश है, बिल्कुल ठीक सर, ये जो पूरा पठारी धरातली प्रदेश, एक तो इस धरातली प्रदेश में तो क्या पहाड़ियों का विस्तार है, एक इसको दूसरे भागों में बांटे, तो यहाँ पर यह है जो आपकी यहाँ पर मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो पर्वतमाला है ना, तो उसी का एक हिस्सा है। कगार बोले तो किनारे में, विंध्याचल के बिल्कुल किनारे पर एक भूगर्भिक पट्टी, कैसी पट्टी है, भूगर्भिक पट्टी है, ठीक है, भूगर्भिक क्षेत्र है। भूगर्भिक पट्टी बोलो या क्षेत्र बोलो एक ही बात है। तो भूगर्भिक जो पट्टी है, कहां से लेकर के, ये सवाई माधोपुर से लेकर के धौलपुर तक, सवाई माधोपुर से धौलपुर तक जो भूगर्भिक पट्टी है, इसमें चूना पत्थर भी पाया जाता है, और यहाँ पर लाल बालू का, क्या, लाल बालू का स्टोन पाया जाता है। इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, प्रधानता है, लाल बालू का स्टोन की प्रधानता पाई जाती है इसमें। अब यहाँ पर लाल बालू का स्टोन की प्रधानता है, तो आपको पता होगा सर्वाधिक जो लाल पत्थर है वो कहाँ से निकाला है, धौलपुर से निकाला जाता है। तो इसी कारण धौलपुर को हम क्या बोलते हैं, रेड डायमंड सिटी भी कहेंगे। धौलपुर क्या बोलेंगे, रेड डायमंड सिटी बोलेंगे। और आगे मैंने कल लास्ट क्लास में बता दिया था, इस क्षेत्र में चंबल नदी के द्वारा, क्या, चंबल नदी का प्रवाह है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर बेहद भूमि का भी निर्माण किया जाता है, किया जाता है कि नहीं किया, बिल्कुल सर किया जाता है, बेहद भूमि का निर्माण किया जाता है, मैंने बता दिया था। और मैंने बताया डांग का राजा बताया था, धौलपुर बताया, डांग की रानी करौली को बताते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था। और जो डांग का सर्वाधिक क्षेत्रफल बताए तो जो विस्तार है वो सवाई माधोपुर में बताया था। प्रतिशत के आधार बात करें तो धौलपुर में सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। और अवनाली का अपर्दन करने वाली चंबल नदी है, जो कि मैं कल की क्लास में आपको डिटेल में इन चीजों के बारे में समझा चुका हूँ। थोड़ा समझ लेते हैं, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो हम बात कर लेते हैं इसमें भूगर्भिक क्षेत्र की बात करें, भूगर्भिक क्षेत्र, ठीक है, भूगर्भिक क्षेत्र की बात करें। एक धरातली क्षेत्र, धरातलीय क्षेत्र, ठीक है भाई, दो क्षेत्रों में हम इसको बांट करके पढ़ लेते हैं, बस समझ लेना, ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो एक तो भूगर्भिक क्षेत्र, ये तो हो गया धरातलीय, ये होगा धरातलीय, ये इसको लिख देता हूँ, ये होगा धरातलीय, ये वो धरातली क्षेत्र हो गया, ये भूगर्भिक क्षेत्र हो गया। तो सबसे पहले हम भूगर्भिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि सर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इस चीज के बारे में समझिए, ठीक है, समझे। सर भूगर्भिक क्षेत्र का जो विस्तार है, इसका विस्तार बताएंगे आप, कहाँ कहाँ पर, फिर सवाई माधोपुर, कहाँ पर है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में आगे बढ़ेंगे तो करौली, करौली के बाद में आगे बढ़ेंगे तो आपका धौलपुर, धौलपुर, और सवाई माधोपुर से इधर आगे इस तरफ आएंगे तो बूंदी भी आता है, इसमें शामिल होता है बूंदी, बूंदी, ठीक है भाई, कौन सा, बूंदी। और इसी क्षेत्र में एक चीज के, ये बूंदी, और इस क्षेत्र को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो ये हो गया आपका इस क्षेत्र में, ये देखो ये पूरा क्षेत्र हो गया आपका दक्कन के पठार वाला, सॉरी ये हो गया आपका कौन सा है, विंध्याचल वाला, कौन सा, विंध्य कगार वाला, विंध्य कागार वाला क्षेत्र तो हो गया। विंध्य कागार वाला क्षेत्र कौन सा है, इसमें देखिएगा भूगर्भ पट्टी की बात करें तो विंध्य कागार वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है आपका, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में विंध्य कागार वाला। और जो भूगर्भ पट्टी, इसको एक तो ये भाग समझ लो, ठीक है, इसको बोले तो अब विंध्य कागार वाला। दूसरा पॉइंट मैंने उल्टा ऊपर नीचे करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको दूसरा पॉइंट बात करें तो यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग, ठीक है, हिंदी में लिख लो, महान सीमा भ्रंश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, महान सीमा भ्रंश की श्रेणी पाई जाती है, ठीक है, या बोले क्षेत्र बोले तो महान सीमा भ्रंश क्षेत्र कहाँ है। देखो यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर ये बूंदी है आपका, बूंदी से इधर जाएंगे, थोड़ा सा इधर जाएंगे, ये सापरा हो गया, सापरा, और ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और ये चित्तौड़गढ़, कहाँ तक, सापरा, चित्तौड़गढ़, एक मिनट, कहाँ तक जाएंगे भाई, एक मिनट बोलना भाई, देखो कहाँ से कहाँ तक भाई, ये देखो यहाँ पर कौन सा है, बूंदी, बूंदी से इधर जाएंगे भाई, बूंदी से इधर जाएंगे, ये हो गया आपका शाहपुरा, हो गया नया जिला बना दिया, ये हो गया आपका भीलवाड़ा, और यहाँ पर चित्तौड़। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये महान सीमा भ्रंश कहाँ पर पाया जाता है मुख्य रूप से, तो आपको बताना है बूंदी, बूंदी के बाद शाहपुरा, शाहपुरा के बाद बोले बताएंगे तो क्या बताएंगे आप लोग, बोलिएगा मेरे साथ में, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में बताएंगे तो आगे कौन सा होगा, चित्तौड़गढ़,
इस वाले एरिया में इसका विस्तार देखने को मिलता है, तो ये समझेगा। तो राजस्थान में क्वेश्चन पूछेगा ग्रेट, क्या बोलेंगे, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। फोल्ड क्या होता है एक्चुअली, इसको भी समझ लो। जैसे ये देखो कोई, ये कोई पर्वत है, ये कोई पर्वत है, ठीक है। जब दो पर्वतों में छोटी सी दरार पड़ जाती है, दरार को ही बोलते हैं एक तरीके भ्रंश, क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं। ये जमीन में दरार पड़ जाती है ना, जैसे ये पूरा समतल जमीन थी, धीरे धीरे इसमें दरार पड़ती चलेगी, तो ये हो गया, ये कोई समतल जमीन थी, इसमें धीरे धीरे दरार पड़ती चलेगी, जिसको बोलेंगे भ्रंश, क्या बोलेंगे, भ्रंश। ऐसे ही घाटी वजह, इसको भ्रंश घाटी के नाम से भी आगे जानेंगे। ये समझ में आया, यहाँ तक आया कि नहीं आया, दोबारा समझो। जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसको एक तो भूगर्भीय पट्टी वाला एरिया हो गया, और दूसरा हो गया धरातल वाला। और भूगर्भीय पट्टी वाले में एक तो ये हो गया विंध्य कगार वाला, और दूसरा यहाँ पर ये बता दिया मैंने कौन सा है, इसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, या हिंदी बोलो तो इसको बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, महान महान सीमा भ्रंश। ये हो गया महान सीमा भ्रंश का विस्तार है। समझ आया कि नहीं आया? भूगर्भ पट्टी वाला समझ में आ गया। भूगर्भ पट्टी का विस्तार कहाँ से बोलेंगे वैसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कुछ एरिया भरतपुर में भी, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट में जाता है इसी इतना ही पूछा जाता है। तो बताइए कहाँ पर है, ये आपको बताना है कि आपका सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है भाई। अब इसमें बात करें, ये हो गया बूंदी, बूंदी से आगे शाहपुरा, शाहपुरा से नीचे इस तरफ भीलवाड़ा और चित्तौड़, मुख्य रूप से ये क्षेत्र में पाई जाती है आपकी महान सीमा भ्रंश। ये आपको क्षेत्र समझ आएगा पूरा। अब हम बात कर लेते हैं जो मेन मुख्य धरातल वाले एरिया के बारे में बात करेंगे। किस किस प्रदेश की, किस क्षेत्र की बात करेंगे, हम धरातली प्रदेश के बारे में एक बार समझ लेते हैं डिटेल में। देखो धरातली प्रदेश के बारे में समझते हैं अच्छे तरीके से, क्या है। देखो एक बार के लिए, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मिटा देते हैं, एक बार मिटा ही देते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा आप लोगों को। और भाई देखिए पूरा का, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस, आपको सभी क्लासेस करवा रहा हूँ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी भाई, और अपने छोटे बड़े भाइयों को भी बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ। हाँ मान सकता हूँ कि अभी अपने पास डिजिटल चीजें नहीं है, बस सुविधाओं का अभाव है। लेकिन मेरा पर्सनली जो मानना है मुझे, कि ना संसाधन कैसे भी हो, इंसान इंसान को कम से कम संसाधनों में, जितने भी संसाधन उसके पास उपलब्ध हैं और जिस सिचुएशन में है उसमें भी उसी उन्हीं संसाधनों में उसको सर्वाइव कर लेना चाहिए, या फिर सीख लेना चाहिए। जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, तो रोना नहीं रोना चाहिए कि हमारे पास डिजिटल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, नहीं क्यों भाई, जो चीज हमारे पास उपलब्ध है उसके साथ में खुश रहो, जो है मैं इसी पर करवाऊंगा। और जो भी भाई पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप लोग को सपोर्ट करें तो ये डिजिटल में भी चेंज हो जाएगा किसी दिन। ठीक है चलो बस बसरते अब फिर वो करेंगे, क्या करेंगे भाई, सपोर्ट करेंगे। तो देखो ये इसी क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे हम, ठीक है, ये हो गया आपका ये, ठीक है, इस क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इस क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है कि आपको, एक बार देख लेता हूँ, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ ये इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को पता है, ये मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दें। यहाँ पर जिला कौन सा है, ये तो हो गया सर कोटा, इस तरफ ऐसे इसका ठीक कोटा। कोटा के बाद ये जो है आपका जिला कौन सा है सर, बूंदी। कौन सा जिला है ये, बूंदी। कौन सा जिला है सर, बूंदी। ये कौन सा जिला है आपका, बारा। ये कौन सा, बारा। ये कौन सा जिला आपका, झालावाड़। इन चार जिलों के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चार जिलों के, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ मुख्य रूप से तो ये है। लेकिन एक्चुअली हाड़ौती पठार कभी कभी आप लोगों को इसमें चित्तौड़ आता है, क्या, चित्तौड़ भी आ जाता है कभी कभी, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ का एरिया भी आता है कभी कभी, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। ये डिपेंड करेगा आप लोगों को ऑप्शन पर कि ऑप्शन क्या दे रखा है। अगर ऑप्शन में ये भी शामिल कर रखा है ना पर चित्तौड़, और चित्तौड़ का कुछ एरिया आता है वो पश्चिम वाला, और प्रतापगढ़ का भी आता है, तो इस क्षेत्र को भी हम हाड़ौती में हम शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मालवा का पठार है। तो ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मालवा के पठार का विस्तार कहाँ पर है, तो आपको बताना है ये जो झालावाड़ है और प्रतापगढ़ में, झालावाड़ प्रतापगढ़ में मालवा के पठार का विस्तार है राजस्थान में। ठीक है चलो अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें धरातलीय प्रदेश, जो मैं लिखा लेता हूँ एक बार, धरातलीय क्षेत्र। ठीक है एक बार मैं से पहले समझा देता हूँ फिर लिखा देता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इस बूंदी की। बूंदी में देखो इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी है, एक आड़ी पर्वत श्रेणी पाई जाती है, क्या, एक आड़ी पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी को बोलेंगे आड़ा वाला पर्वत। कौन सा, आड़ा वाला पर्वत।
कौन सा पर्वत है बूंदी में सर? बूंदी। बूंदी को कैसे याद करें? जब हम छोटे बच्चे थे भाई, तो जो बूंदी वगैरह बढ़ती थी 15 अगस्त पर और 26 जनवरी पे, तो अगर कोई नहीं देता या फिर कम बूंदी मिल जाती तो हम वहीं पे पढ़ जाते थे कि स्कूल में आड़े पड़ जाते थे। क्या आड़े पड़ जाते? तो बूंदी के अगर कोई हमको बूंदी नहीं खिलाते थे ना स्कूल में, तो भाई हम आड़े पड़ जाते थे। तो आड़ा वाला पर्वत कहाँ हो गया? बूंदी में हो गया। ठीक है, बूंदी के लिए तो याद हो गया आड़ा वाला पर्वत बूंदी में सर। जो आड़ा वाला पर्वत बूंदी में सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब यहाँ पर और क्या है सर? इसमें 4 पठारी, इसमें यहाँ पर 4 दर्रे पाए जाते हैं। कितने? क्या कितने? यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं। कितने दर्रे पाए जाते हैं? 4। दर्रे को बोले तो इसको पास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पास बोलते हैं। इसके बारे में समझ लो। देखो यहाँ पर जैसे ये 4 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं सर? ये 4 दर्रे। दर्रा क्या होता है ये समझ लो एक बार। देखो ये कोई पहाड़ी है, ठीक है सर, ये भी कोई पहाड़ी है। ये क्या? ये एक पहाड़ी होगी, ये भी क्या होगी? पहाड़ी होगी। इन दो पहाड़ियों के बीच में एक सकरा सा रास्ता हो गया। क्या? एक शंकरा और नीचे, नीचे वाला हिस्सा सकरा और नीचा रास्ता। ठीक है, सकरा और नीचा जो रास्ता है इसको बोलेंगे दर्रा। क्या बोलेंगे? दर्रा बोलेंगे। तो इसमें भी ऐसी 4 दर्रे पाए जाते हैं। कितने दर्रे पाए जाते हैं सर? 4 दर्रे पाए जाते हैं। 4 दर्रों के नाम क्या क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा ऊपर। पहले समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बूंदी का दर्रा पाया जाता है। किसका दर्रा? बूंदी का दर्रा है। लाखेरी दर्रा का नाम सुना होगा आपने। बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा और जैतवास का दर्रा भी नाम सुना होगा। रामगढ़ खटगढ़ का दर्रा भी यहाँ 4 दर्रे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और बूंदी में ही देखो थोड़ा सा अर्धचंद्राकार बन रहा है, चांद सा बन रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर अर्धचंद्राकार क्या पाई जाती है भाई? अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां पाई जाएंगी यहाँ पर। और रामगढ़ की पहाड़ियां भी पाई जाएंगी। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में आगे जाएंगे तो यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां पाई जाएंगी। कौन सी हिल्स की? मुकुंदरा हिल्स की। मुकुंदरा हिल्स की बात करें। नेक्स्ट आगे इधर बात करें, ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलेंगे झालावाड़ वाला एरिया। ये हो गया शाहबाद वाला। इन चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं एक एक डिटेल करके। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा इसमें बूंदी की बात करें। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बूंदी में। तो बूंदी में क्या क्या चीजें हैं? देखो बूंदी में है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये जो आड़ा वाला पर्वत दिखाई दे रहा है, इसमें जो पर्वत श्रेणियां है अर्धचंद्राकार। कैसी श्रेणी है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी है, ठीक है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी पाई जाती है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में सर्वोच्च चोटी एक क्या है? सर्वोच्च चोटी के नाम बताएं। सर्वोच्च चोटी की चोटी ये अभी आरएस में भी आया था। ठीक है, ये सर्वोच्च चोटी होगी आपकी का नाम है सतुर। क्या नाम है सर इसका? सतुर। लगभग 500 और 353 353 353 मीटर ऊंची है। तो ये आरएस में आया था कि सतुर का संबंध मध्य अरावली से है, यानी मेरे एग्जाम में भी आया था। तो सतुर का संबंध मध्य अरावली से कहा है? मध्य अरावली से तो कोई मतलब ही नहीं इसका। सायरा, सायरा भी आया। सायरा कहाँ से? दक्षिण अरावली में, क्योंकि उदयपुर में पाई जाती है। ये मैंने अरावली वाले टॉपिक पढ़ा दिया था। ये सतुर हो गई। ठीक है भाई, सतुर हो गई। ये यहीं पर क्या पाया जाता है? देखो यहीं पर 4 दर्रे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दर्रे हो जाते हैं। यहाँ पर 4 क्या पाए जाते हैं? दर्रे पाए जाते हैं सर, पास पाए जाते हैं। सर वो नाम लिख लीजिएगा, क्या क्या नाम पाए जाते हैं। आड़ा वाला पर्वत है ना, आड़ा वाला पर्वत में ही पाए जाते हैं। दर्रे कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आड़ा वाला पर्वत में। ठीक है, आड़ा वाला पर्वत। आड़ा वाला पर्वत एक है आड़ वाला पर्वत। क्या? देखो आड़, केवल आड़ वाला पर्वत हम अरावली पर्वतमाला को बोलते हैं। क्या? आड़ वाला पर्वत आड़ वाला पर्वत बोले अरावली पर्वतमाला को, लेकिन आड़ा वाला बोले तो किसको? बूंदी को बोल देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो आड़ा वाला पर्वत में इसमें क्या है? 4 दर्रे हैं। एक तो हो गया बूंदी दर्रा। कौन सा दर्रा? बूंदी दर्रा। बूंदी दर्रा। नेक्स्ट बात करें आपका लाखेरी दर्रा। लिखिएगा मेरे साथ में, लाखेरी दर्रा। लाखेरी दर्रा के बाद तीसरा बात करें तो बूंदी हो गया, लाखेरी हो गया और जैतवास का हो गया। कौन सा? जैतवास का दर्रा हो गया। जैतवास का दर्रा हो गया। नेक्स्ट हम बात करें इसमें रामगढ़ खटगढ़। रामगढ़ खटगढ़ का दर्रा हो गया। कितने दर्रे सब? 4 दर्रे हैं। बोलेंगे मेरे साथ में आड़ा वाला पर्वत में बूंदी। बूंदी में तो बूंदी याद होगा, लाखेरी दर्रा। ठीक है भाई, तो बूंदी ऐसे समझो लाख रुपए की आती है। समझो बूंदी कितने रुपए की आती है? ज्यादा खरीदोगे भाई, जैसे कोई बहुत ज्यादा खरीदोगे तो लाख रुपए की आएगी। ठीक है, कितने की? लाखेरी दर्रा बूंदी में हो गए। और जैतलवास और रामगढ़ ये ध्यान रखना है। रामगढ़ बेजदारी अभ्यारण्य का नाम सुना होगा। रामगढ़ बेजदारी जो टाइगर जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, वो कौन सा टाइगर रिजर्व कौन सा है भाई? आपको बताना होगा। भारत का 52वां है। और राजस्थान का कौन सा है सर? ये राजस्थान का 4th है। और राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व? 4था है। आगे बताऊंगा मैं इनके बारे में।
अभी राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया करौली धौलपुर को। किसको? करौली धौलपुर वाले को। 6वां कुंभलगढ़ को प्रस्तावित कर दिया गया इनको। तो ये सब चीजें अभी देखो, जो करौली धौलपुर वाला है अभी जो मतलब इनको मंजूरी दे दी, अनुमति दे दी है, लेकिन अभी ऑफिशियली सब कुछ होना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा पूरा। अब बात कर लेते हैं हम आगे। आगे बात करें हम मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों की बात करें। क्या? मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों में ही बना हुआ है आपका तारागढ़ दुर्ग बूंदी का। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। आगे बात करें मुकुंदरा, मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार कहें तो कहाँ कहाँ पर है सर? मुकुंदरा की पहाड़ियां ये कोटा में भी है और कुछ बूंदी में भी है। कोटा बूंदी में दोनों में पड़ती है सर यहाँ पर। ठीक है, और बूंदी में यहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ियों में बना हुआ है कौन सा? एक तारागढ़ का दुर्ग बना हुआ। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ का दुर्ग। तारागढ़ का दुर्ग। और इतिहास वाले सर से पढ़ लीजिएगा इसके बारे में क्या क्या है। ठीक है, ज्यादा बताऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया तारागढ़ का दुर्ग हुआ। ठीक है सर, मुकुंदरा में सर सर्वोच्च चोटी की तो चोटी समझ लो बस। सर्वोच्च चोटी है हमारी ज्योग्राफी का पार्ट है। सर्वोच्च चोटी की बारे में बात करें तो चांदवाड़ी। कौन सी सर? चांदवाड़ी। कौन सी वाड़ी है? चांदवाड़ी। इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 517 मीटर। कितनी है? 517 मीटर है। तो मुकुंदरा हिल्स की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? चांदवाड़ी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी? 517 मीटर है। नेक्स्ट हम आगे पॉइंट पर बात करें। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो ये जो 12 की तरफ जाएंगे, शाहबाद उच्च भूमि है इधर। शाहबाद उच्च भूमि। शाहबाद उच्च भूमि की बात करें, शाहबाद उच्च भूमि की बात करें, इस क्षेत्र में क्या है भाई? इस क्षेत्र में शाहबाद भूमि की उच्च से इस क्षेत्र में भी एक सर्वोच्च चोटी है, जिसे थाना का कस्बा थाना कहते हैं। कस्बा थाना। कौन सा थाना? कस्बा थाना। ठीक है, कस्बा थाना ये यहाँ की सर्वोच्च चोटी होगी। किसकी? शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र जो 12 में ना, इसकी जो सर्वोच्च चोटी की बात है तो कस्बा थाना ये होगी सबसे ऊंची। नेक्स्ट हम बात करें इधर डग, यहाँ पर यहाँ ये कौन सा है? ये झालावाड़ का पठार है। इधर यहीं पे लिख देता हूँ, झालावाड़ का पठार। कौन सा पठार है सर? ये झालावाड़ का। इसी में डग, डग गंगधर, डग गंगधार। ठीक है, डग गंगाधार क्षेत्र है। तो ये पूरा पूरा आपको समझा दिया मैंने, उम्मीद करूंगा पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया भाई? दोबारा समझेंगे। देखिएगा, जो मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां कोटा बूंदी में पाई जाती है, आप लोगों को पता है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी आपको पता है। ज्यादा बात नहीं कर, राष्ट्रीय उद्यान वाले टॉपिक में बात कर लेंगे। नेक्स्ट तारागढ़ दुर्ग बना हुआ, सर्वोच्च चोटी चांदवाड़ी हो गया। और शाहबाद कौन सी हो गई भाई? उच्च भूमि हो गई। ये कस्बा थाना इसका क्या है? सर्वोच्च चोटी है। ये क्षेत्र पहाड़ी है, आप याद रख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ आप लोग करवाने की, और कभी कभार ना आपको सिर्फ शब्द हो जाते कभी कभार, तो इन चीजों को माइंड ना करें कि सर को आता नहीं बाकी का। आप लोग बस थोड़ा सपोर्ट करेंगे ना, चीजें बेहतर हो जाएंगी। जब संसाधन कम होते हैं, थोड़ा सा समय प्रतिकूल होता है ना, तो कोई भी काम करते हैं तो वो गलत ही होता है। चाहे कितनी भी हम कोशिश करें कि चीजें बढ़ जाएं, अच्छी बढ़ जाएं, लेकिन चीजें अच्छी बढ़ नहीं पाती हैं। क्योंकि पता नहीं कुछ प्रकृति ने, इस जो नियति ने, इस दुनिया में, सृष्टि में किस व्यक्ति के साथ क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जो कुछ भी किसी के जीवन में होगा, वो प्रकृति ने पहले से ऑलरेडी तय किया हुआ है। क्या? हर व्यक्ति के जीवन में भगवान जी ने पहले से तय कर रखा है कि ये इसके जीवन करना है, ये यहाँ पर पहुंचाना है। हो सकता है रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, लेकिन पहुंचना मुझे कहीं और हो। इसी तरीके से आप लोग भी जीवन में ज्यादा इधर टेंशन में मत रहो, भटको मत कुछ कहीं भी इधर उधर, क्योंकि तुम्हें भगवान को जहाँ पहुंचाना होगा ना, भगवान आप लोगों को वहीं पे पहुंचाएगा, चाहे रास्ता कोई भी हो। बशर्ते एक कंडीशन ये है कि आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। क्या? आपको पता नहीं है, हमें भी नहीं पता एक्चुअली आगे कहाँ तक जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन भगवान जी ने एक ही चीज बताई है कि आप सिर्फ कर्म करो, मेहनत करो, बाकी का सब स्वतः ही आगे से सब कुछ तय है कि ये होगा तो वही होगा। हम और आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो सब कुछ तय है ऑलरेडी। लेकिन आज कर्म करो और बस क्या कहते हैं कि फल की इच्छा मत करो। ठीक है, धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में हम एक इसमें से एक चीज मुझे याद आई। क्या? इसमें से अरावली में से एक टॉपिक रह गया था आपका शायद, दर्रे वाला रह गया, मुझे शायद याद आ रहा है शायद। तो अरावली के दर्रों को भी मैं शायद कल करवा दूंगा, कल की क्लास में। और आगे ये सभी क्लासेस आपको कंटिन्यू मैं पूरा का पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगा इस चैनल पर अपडेटेड तरीके से। तो आप लोग सभी जुड़े रहें और थोड़ा बहुत सपोर्ट करा जाए तो बस आप कम से कम 10 भाइयों से चैनल को सब्सक्राइब, एक भाई अच्छा लगे तो वीडियो को कितने लोगों को सब्सक्राइब करवाएंगे? 10 लोगों को सब्सक्राइब करवाएंगे, बस यही काम करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा ये आप काम करोगे तो। जैसे आप इच्छा नहीं तो वाली बात नहीं है।
यार इससे ये इसका ये बीमारी खत्म करवाई किसी ने इसकी ये एलर्जी हो जाती है मुझे क्योंकि पता उस साइड में क्या हो रहा था, जैसे उससे मिटा रहा था ना तो ये बोर्ड साफ नहीं हो पा रहा था, तो ये चौक से क्या करता है, ये एलर्जी कर देता है मुझे, जुकाम कर देता है। पर कोई ना, ठीक है चलो कल क्लास में फिर मिलेंगे। और भाई सभी लोग सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सभी जगह शेयर करें और पूरा वीडियो को देखा करें। जितना आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो यूट्यूब भी हमारी वीडियो को सजेशन भेजेगा। जब आप लोग कम वीडियो देखेंगे तो हमारी वीडियो को आगे कोई नहीं देख पाएगा। जितने भी आप वीडियोस को देखा करें तो पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो को देखा करें, जिससे कि मतलब जो रैंक में आए, कुछ चैनल यूट्यूब कहीं भेजे लोगों तक चीजों को पहुंचाए, क्योंकि हमारी वीडियो कोई देखता नहीं, 10-5 लोग देखते हैं। तो भैया सपोर्ट करें, ठीक है चलो धन्यवाद।